और इस बीच सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी 5 मई को अयोध्या जा रहे हैं। मोदी के रोड शो के लिए तैयारियों का अंतिम रूप भी दिया जा रहा है और भगवान रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद भी लेंगे। बड़े स्तर पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के रोड शो को सफल बनाने में भी जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी का रोड शो है जिसे ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 5 तारीख को रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं और देखिए, अयोध्या को राममय कर राम मंदिर के संदेश को पूरे देश में प्रसारित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है और पीएम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के 1 घंटा पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचकर तैयारियों की जानकारी हासिल करेंगे। मोदी का रोड शो राम मंदिर के गेट से शुरू होकर लता मंगेशकर चौक तक जाएगा। इस दौरान रामपथ के दोनों ट्रैक के किनारे उनके स्वागत के लिए 80 पॉइंट पर विभिन्न वर्ग के करीब 1 लाख लोग पुष्प वर्षा के साथ साथ उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे। जो अभी तक जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें पीएम मोदी का रोड शो शाम 4 बजे राम जन्मभूमि पथ से शुरू होकर लता मंगेशकर चौक तक पहुंचेगा और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसे कवर करने में लगभग 2 घंटे लगने वाले हैं। बीजेपी के महानगर जिलाध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रवार को 400 बूथों पर अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, लोगों को रोड शो में आने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। और देखिए, ये पूरी प्लानिंग है कि पीएम के रोड शो में लगभग समाज के 80 वर्ग के लोगों की भागीदारी रहेगी। पूरा रथ तैयार हो रहा है, बैनर पोस्टर तैयार हो रहे हैं, एसपी जी ने भी निरीक्षण कर लिया है। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और रामलला के दर्शन भी करेंगे पीएम मोदी। रोड शो भी शुरू होगा रामलला के दर से ही। अब बिल्कुल, तो नामांकन के पहले रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ईरान से। ईरान ने 17 भारतीयों को रिहा किया और इस बीच मालवाहक चालक दल में शामिल थे ये 25 लोग। नियमों के तहत हिरासत में इनको लिया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सलाह दी और इस बीच इजराइल और ईरान की यात्रा के दौरान सावधानी बरती जाए, ये कहा गया। अखबारों में भी इस खबर को तरजीह दी गई। हिंदुस्तान अखबार में हेडलाइन है कि ईरान के कब्जे वाले पोत से भारतीयों को रिहा किया गया। आपको बता दें कि ईरान ने जब्त किए गए इजरायली पोत के चालक दल के सभी सदस्य को रिहा कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने गुरुवार देर रात एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। हालांकि पोत अभी भी ईरान के कब्जे में है। भारत लगातार संपर्क में था। फिलहाल रिहाई की खबर। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल ने किया बड़ा दुस्साहस। नेपाल के 100 रुपए के करेंसी नोट पर विवादित नक्शा है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी इसमें शामिल है। भारत सरकार ने नक्शा खारिज किया है और देखिए, मेरे पास इस वक्त नवोदय टाइम्स से फ्रंट पेज पर यह खबर है और नेपाल के नए करेंसी नोट पर नया नक्शा विवादित क्षेत्र दिखाया गया। मामला है क्या, जरा समझिए बारीकी से। नेपाल ने शुक्रवार को 100 रुपए का एक नया नोट करेंसी जारी किया जिसपे मानचित्र छापने की घोषणा की गई। इसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विवादास्पद क्षेत्रों को दिखाया गया है। इन क्षेत्रों को भारत अपना हिस्सा मानता है और अभी ये भारत के ही कब्जे में है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल का नया नक्शा छापने का फैसला लिया गया और सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को ये जानकारी दी। इसके पहले कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को हुई बैठकों के दौरान 100 रुपए के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोट की पृष्ठभूमि में मुद्रित पुराने मानचित्र को बदलने की मंजूरी दी थी। नेपाल ने 18 जून 2020 को अपने संविधान में संशोधन करके तीनों रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों जिनमें नाम है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया था। ये देखिए 100 रुपए का नोट जिसमें प्रस्तावित ये जो तीनों क्षेत्र हैं जिस पर भारत का अधिकार है और ये भारत अपना हिस्सा इनको मानता है। और अब देखिए, नेपाल भी एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत ने इस मानचित्र को खारिज कर दिया। और वहीं आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद हुए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं जिन्हें नजरबंद किया गया है और जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इसमें मिल रही है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने एक बयान दिया और उसमें कहा कि इसके अध्यक्ष को अधिकारियों के द्वारा उनके आवास पर फिर नजरबंद कर दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया उन्हें श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लोगों को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी गई है और ना ही जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति यहां पर दी गई है। तो ये जानकारी मिली है। आधिकारिक बयान में इस बात को यहां पर पुष्टि की गई है कि ना तो लोगों को संबोधित यहां से वो कर सकेंगे और ना ही जुमे की नमाज अदा करने की उनको अनुमति दी गई है।
बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से भोजशाला में मिट्टी हटाने का काम शुरू हो गया है। अरबी भाषा में विशेषज्ञों को बुलाया गया है। जो अरबी भाषा के विशेषज्ञ हैं उन्हें बुलाया गया और अरबी भाषा के शिलालेखों का ब्यौरा तैयार करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, भोजशाला में एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। अब एएसआई की टीम सर्वे करने के साथ साथ भोजशाला में मिट्टी हटाने का काम भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ जो अरबी भाषा के विशेषज्ञ हैं उन्हें वहां पर बुलाया गया है। अरबी भाषा के विशेषज्ञ को बुलाने के साथ साथ शिलालेखों का ब्यौरा भी अब तैयार होना है। और इस बीच केंद्र और डॉक्टर की फीस तय करना राज्यों की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को कहा कि इलाज की शुल्क सीमा से गुणवत्ता पर होगा असर। इस बीच यूपी सहित कई राज्यों का यहां पर हवाला भी दिया गया। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यहां पर जवाब मांगा है और पूछा है कि क्या कुछ है। डॉक्टर की फीस तय करना राज्यों की जिम्मेदारी है, इसमें फीस तय की जाए, ये बात सामने आ रही है फिलहाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला से क्रूरता पर बीएनएस में बदलावों पर विचार करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। धारा 85-86 में बदलाव करने पर विचार करें। कहा सहनशीलता सम्मान एक अच्छे विवाह की नींव है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के झूठे मुकदमों पर चिंता जाहिर की है और सहनशीलता सम्मान का जिक्र अब सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट विवाह के मामलों में लगातार जो अलग अलग मामले जिन पर सुनवाई चल रही है, और देखिए सहिष्णुता और सम्मान अच्छे विवाह की नींव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा छोटे छोटे झगड़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को परामर्शदाता जैसी सलाह देते हुए कहा कि सहनशीलता और सम्मान एक अच्छे विवाह की नींव है और छोटे मोटे झगड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न के एक मामले को रद्द करते हुए आई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक अच्छे विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन और एक दूसरे का सम्मान करना है। एक दूसरे की गलतियों को एक निश्चित सीमा तक सहन करना। हर विवाह में अंतर्निहित होना चाहिए। छोटी मोटी नोकझोंक, छोटे मोटे मतभेद सांसारिक मामले हैं और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और इसे किस तरह भी नष्ट करना उचित नहीं। न्यायालय का यह अवलोकन उस फैसले में आया जिसके जरिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के एक संबंधित आदेश को रद्द किया गया। और यहाँ ये जो पूरा मामला था, इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक परामर्शदाता के रूप में बात कही है और कहा है कि ये जो चाहे आप छोटी मोटी बातें उनको बढ़ा चढ़ाकर ना पेश करने की बात हो, इन सब का समायोजन होता है विवाह के अंदर। तो ज़रूरी है किसी भी विवाह के अंदर कि सहिष्णु हुआ जाए, सहनशील हुआ जाए, सम्मान होना चाहिए। यही एक अच्छे विवाह की पहचान है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केरल सरकार की याचिका को। केरल सरकार को देना होगा मुआवजा, 1 लाख रुपए की मुआवजा देना होगा, ये साफ साफ कह दिया गया है। पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तारी की थी। माओवादी होने के संदेह में गिरफ्तारी हुई थी और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ यहां पर मुआवजे की बात भी कही है। दरअसल माओवादी होने का संदेह था, इस पर यह गिरफ्तारी हुई और अब केरल सरकार को देना होगा इस पर मुआवजा, 1 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। बढ़ते आगे, हमनाम उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। हमनाम उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक से भी इनकार कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमनाम उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। बढ़ते खबरों में आगे। और इस बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ में नया मामला सामने आया। अपहरण का मामला सामने आया है। महिला के अपहरण का आरोप लगाया गया है, मामला दर्ज कर दिया गया। इससे पहले भी देखिए रेवन्ना के ऊपर कई सारे आरोप लगते हुए सामने आ रहे हैं। चुनावों का सीजन है, ऐसे में मुश्किलें उनकी कुल मिलाकर पूजा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ नया मामला भी दर्ज हुआ है। अपहरण का नया मामला सामने आया और इस तरीके से लगातार अब एक्शन मोड में है अब वहाँ की पुलिस भी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब ये पूरा मामला खुला उसके बाद लगातार कई सवाल उठने लगे और अब सबसे बड़ी बात यह कि अब यहाँ पर और भी नए मामले दर्ज हो रहे हैं। और अगर इन्हीं नए मामलों की बात करते हैं तो दुष्कर्म का मामला प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ में दर्ज हुआ है और कर्नाटक की हासन सीट से राजग उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी ने पार्टी की एक कार्यकर्ता की शिकायत पर उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया। सीआईडी ने हासन से जेडीएस के कार्यकर्ता द्वारा प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ये मामला दर्ज किया है और एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ में नया मामला भी दर्ज हुआ है। और अब आगे बढ़ेंगे। पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी का बेंगलुरु में अनावरण हुआ है। 25 करोड़ की इसकी कीमत है। 100 किलोग्राम के पेलोड को उसके साथ सटीक हवाई हमला करने में ये सक्षम है। तो अब जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। 25 करोड़ इसकी कीमत होने वाली है। यूएवी बम वर्षक है जिसका बेंगलुरु में अनावरण हुआ है।
100 किलोग्राम का ये जो अपनी क्षमता रखती है, 25 करोड़ इसकी कीमत होने वाली है। 100 किलोग्राम के पेलोड के साथ हवाई हमला करने में ये सक्षम होगी। तो देखिए बिल्कुल बम वर्षक, स्वदेशी बम वर्षक यूएवी का बेंगलुरु में अनावरण हुआ है। 100 केजी के पेलोड का जिक्र हो रहा है। इसकी कीमत होगी 25 करोड़। जाहिर तौर पर देखिए जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी, और हम क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट मोड में जब हम चल रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हम लगातार देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और उसमें ये जाहिर तौर पर एक और अहम पहल है। और देखिए इसीलिए मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। बढ़ता भारत उभरता भारत और 2047 के लक्ष्य के साथ जब हम चलते हैं तो ये एक नया उदाहरण सामने पेश करता है। स्वदेशी तरीके से इसको बनाया गया। स्वदेशी बम वर्षक यूएवी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में इसका अनावरण यहाँ पर किया गया। मंजना, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आसमान से बरसेंगी राहत की बूंदें। सूरज की तपिश पर आज बादल भारी पड़ेंगे। दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बारिश और आंधी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार खराब श्रेणी में पहुंची राजधानी की हवा। ऐसे में दिल्ली में AQI 264 दर्ज किया गया है। वहीं ये प्रेडिक्शन है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आंधी तूफान के साथ साथ में बारिश होनी है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर AQI की, तो AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है। हालांकि अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद AQI में जो सुधार है वो यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो लगातार जिस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, दिल्ली वासी प्रचंड गर्मी के प्रकोप से परेशान थे और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, धूप बहुत ज्यादा तेज थी, वहां यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर मौसम विभाग के द्वारा बारिश के आसार जताए गए हैं और फिलहाल AQI खराब श्रेणी में है। देखिए अखबारों में भी जिक्र है, धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी संभव। राजधानी के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही बूंदाबांदी के आसार भी हैं और दिल्ली का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 38.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, और वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 कम यानी कि 18.3 डिग्री रहा। तो अखबारों में भी इसका जिक्र है कि धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी संभव है। पूजा, देखिए लगातार क्योंकि हम देख रहे हैं कि पारा चढ़ रहा है और ये चढ़ता पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने के बारे में जब सोचते हैं तो उस पर भी 100 बार विचार करते हैं कि क्या ये वक्त है भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तपिश सूरज की इस वक्त लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। इस बीच आगे बढ़ेंगे और बात होगी इरडा। अधिकतम उम्र की सीमा भी खत्म, जेब होगी ढीली। स्वास्थ्य बीमे का प्रीमियम जो है वो 15% तक महंगा होने के आसार हैं। 43% को क्लेम लेने में परेशानी। देखिए अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो खत्म की गई है। स्वास्थ्य बीमा की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य बीमा के लिए अब एज कोई बैरियर नहीं होगा, बीमारी कोई बैरियर नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर जब कोई बैरियर नहीं होगा तो जो पैसा है वो भी बढ़ने वाला है और माना यह जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा जो है उसका प्रीमियम लगभग 15% तक महंगा हो सकता है, क्योंकि अब किसी भी उम्र की व्यक्ति की नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर जो बात करें पॉसिबिलिटी है, और पहले से खरीदने के लिए अधिकतम जो आयु सीमा थी वो 65 साल थी, लेकिन अब ये जो आयु सीमा है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आपके माता पिता बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र अगर 65 साल से ज़्यादा भी है तो भी वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। पहले 65 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था आपकी जगह, और लेकिन अब हेल्थ इंश्योरेंस है। किसी भी एज बैरियर की अब बात नहीं है, लेकिन उससे माना ये जा रहा है कि जेब इससे ज़्यादा ढीली होगी। जो पैसे आप चुकाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो प्रीमियम आपको और ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। अभी तक रिपोर्ट ही करेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको बताएंगे। रिपोर्ट का यहाँ जिक्र होगा जिसमें रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गर्मी में एसी की मांग ज्यादा है। 5% तक इसके दाम बढ़ चुके हैं। कंपनियों के सामने आपूर्ति की समस्या है। यूपी हरियाणा में 25% तक मांग फिलहाल बढ़ चुकी है और ऐसे में जाहिर सी बात है डिलीवरी का समय भी बढ़ चुका है। आगे बढ़े रंजना। हाँ बिल्कुल, तो देखिए एक रिपोर्ट जिसका जिक्र अभी पलक कर रही थी, रिपोर्ट में दावा किया गया कि गर्मी में एसी की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। बढ़ते खबरों में आगे ECI के द्वारा एक ये खबर है, 48 घंटे में जारी करे नो ड्यू सर्टिफिकेट। उम्मीदवारों को जारी करे सर्टिफिकेट। आयोग का राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया गया है। तो 48 घंटे में जारी करें नो ड्यू सर्टिफिकेट। उम्मीदवारों को जारी करें ये सर्टिफिकेट से लेकर ये जानकारी शेयर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अगली खबर, छात्रों को अभी करना होगा और ज्यादा इंतजार। दरअसल CBSE बोर्ड परीक्षा परिणाम 20 को संभव है। इस बीच 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम आने वाला है, यानी कि अभी करीबन 15 दिन से ज्यादा का इंतजार जो स्टूडेंट्स हैं CBSE बोर्ड के 10th और 12th के जिन्होंने एग्जाम दिए थे उनको इंतजार करना पड़ेगा। अमूमन कहा जा रहा था कि रिजल्ट हो सकता है पहले हफ्ते में।
यहाँ पर मई के आ सकता है, लेकिन फिलहाल अब जो तारीख सामने आई है वो 20 मई की, यानी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट्स 10th और 12th के वो 20 मई को संभव है कि आ जाए। बिल्कुल, इसके जो आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में करीब 39 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था इस बार, लेकिन इस बार भी सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स की सूची जारी नहीं करेगा। 10th और 12th की जो एग्जाम है वो एक ही दिन आने की संभावना है। जो न्यूनतम प्रतिशत है वो 33% अंक पास करने होंगे, लेकिन खास बात इसमें यह है कि इस बार भी हर बार की तरह, पिछली बार की तरह सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स की सूची जारी नहीं करने वाला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बात होगी तेल अवीव की। तेल अवीव के लिए फिर से जो उड़ानें हैं वो शुरू हो रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही अहम जानकारी। तेल अवीव के लिए फिर से उड़ान जो है वो बहाल होंगी। 16 मई से उड़ान शुरू हो जाएंगी। एयर इंडिया ने इसकी घोषणा भी की है। तो कुल मिलाकर देखिए, कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक राहत की बात ज़रूर है। तेल अवीव जाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं एक बार फिर से, वहाँ के लिए जो उड़ान है वो अब बहाल होने जा रही है। 16 मई से ये शुरू होगी, जो जानकारी मिल रही है। तेल अवीव के लिए फिर से उड़ानें बहाल होंगी। और अब बात मणिपुर की होगी, जहां पर जातीय संघर्ष का पूरा 1 साल हो चुका है। अब मैदानी और पहाड़ी जिलों की सीमाओं में ये राज्य बटा है। पीढ़ियों का साथ इसमें छूट चुका है। आपको याद होगा मणिपुर की कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। वहां पर पुलिस फोर्स लगाना पड़ा था, कितनी संख्या में। धारा 144 वहां पर लागू हो गई थी। इंटरनेट सेवा को वहां बंद करना पड़ा था। तो जातीय संघर्ष का पूरा 1 साल हो चुका है। आपको बता रहे हैं, मैदानी और पहाड़ी जिलों की जो सीमाएं हैं उसमें अब ये राज्य बढ़ चुका है और जो तमाम जो पीढ़ी दर पीढ़ी का साथ था वो छूट चुका है। देखिए, बिल्कुल अगर मणिपुर की बात करें, आप जान रहे हैं कि कुकी और मैतेई समुदाय किस तरीके से आपस में आमने सामने आए और उसके बाद जो वहाँ पर विवाद शुरू होता है, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों की जान जाने का सिलसिला शुरू होता है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और ऐसी कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आती है, जिसके बाद मणिपुर के लोग ये तक कहने लगे कि हमको चुनाव नहीं, हमको शांति चाहिए। तो अब उस जातीय संघर्ष का 1 साल हो चुका है और कई लोग माइग्रेट भी कर गए। तो मैदानी पहाड़ी जिलों की जो सीमाएं हैं उनमें राज्य बटा हुआ है। पीढ़ियों का साथ छूटने की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग देखिए अपनी अपनी जगह उन लोगों को छोड़नी पड़ी। तो ऐसे में जो पीढ़ियों का साथ था वो तक छूट गया। बढ़ते खबरों में आगे, व्हाट्सएप का गलत उपयोग किया तो होगी कार्रवाई। मेटा ने 79 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे, जहां व्हाट्सएप का गलत उपयोग ये भारी पड़ सकता है और आप पर कार्रवाई हो सकती है। मेटा ने अब इसे लेकर एक्शन की तैयारी कर ली है। मेटा ने अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है और आपको बताते चले 79 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अगली खबर कटरा से। आपको बता दें कि कटरा में बैटरी कार का जो किराया है वो बढ़ने वाला है। दरअसल वैष्णो देवी आने वाले भक्तों का अब खर्चा ज्यादा होने वाला है। 1 जुलाई से खर्च ज्यादा होगा क्योंकि कटरा में जो बैटरी गाड़ियां चलती हैं, बैटरी से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उनका जो किराया है वो बढ़ रहा है। और किराया बढ़ने की वजह से जो लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं और जो लोग कटरा जाते हैं दर्शन करने के लिए, स्पेशली लोग वहां पर जाते हैं माता वैष्णो देवी के, ऐसे में किराया यहाँ पर बढ़ने वाला है। बिल्कुल, श्राइन बोर्ड की तरफ से 2009 में बैटरी कार सेवा बीमार लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए चलाई गई थी और उसके बाद से मतलब 2009 से अब तक ये ऐसा मौका तीसरी बार होगा जब ये किराया बढ़ने की तैयारी इस बार हो रही है। तो श्रद्धालुओं को एक बार फिर से जो अपनी जेब है वो ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।